हेलो नमस्कार, वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 6 को। ये पढ़ेंगे कि सेक्शन 6 हमारा क्या कहता है, क्या बताता है। वैसे तो जो ये सीन्स ट्रांजैक्शन है ये इसके अंदर सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे ही कवर होते हैं, लेकिन हम इन सबको, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। तो आज का जो है टॉपिक है वो सेक्शन 6 से रिलेटेड है और सेक्शन 6 है, तो आज हम इसे ही देखेंगे। तो एज़ यूजुअल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते चलिए, और बेयर तो साथ में रखना ही है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये 1872 होगा, ये टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। Section 6, Relevancy of facts forming part of same transaction. Facts which though not in use are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. तो जैसे कि ये जो है सेक्शन 6 को हम रेजिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये एक टेक्निकल वर्ड है रेजिस्ट्री। तो इसमें ये कहा गया है, जो हमारा सेक्शन 6 कहना चाहता है कि ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, जो फैक्ट इन इशू ना होते हुए भी फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बन जाते हैं, तो ऐसे फैक्ट जो है वो रेलिवेंट होंगे और उनका जो है एविडेंस दिया जा सकेगा, चाहे वो एक ही टाइम पर हुए हों, एक ही प्लेस पर हुए हों, या फिर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेसेस में वो हुए हों। तो वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे और उनका जो है एविडेंस दिया जाएगा। जैसे कि इस पर एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। मान लीजिए कि जैसे एक पर्सन है, वो अपनी वाइफ का मर्डर करता है, तो मर्डर वो एक स्लो पॉइजन के थ्रू करता है। अब उसमें क्या है कि वो जो स्लो पॉइजन देना उसकी 3 डोजेज है। तो फर्स्ट डोज वो इस मंथ दिया मान लीजिए, सेकेंड डोज वो नेक्स्ट मंथ देता है, और थर्ड जो है वो नेक्स्ट मंथ देता है उसके। और ये अलग अलग प्लेसेस पे देता है। मान लीजिए इस मंथ वो अपने घर पर है तो यहाँ पर फर्स्ट डोज दिया, सेकंड वो कहीं और गई तो वहाँ भी उसको वो सेकंड डोज मिला, और थर्ड वो कहीं और जाती है या घूमने फिरने तो वहाँ पर मिलता है। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट होती है और ये पता चलता है कि जो लेडी थी उसकी जो डेथ हुई है वो स्लो पॉइजन के थ्रू हुई है, जो कि 3 डोजेज़ में दिए गए हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हुई कि वो इस जगह पर दिए गई अलग अलग जगह पे, बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है वो ये बताना चाहता है कि ये जो सारे डोजेज़ दिए गए हैं ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है, भले ही वो अलग अलग जगह पर दिए गए हैं या अलग अलग टाइम पर दिए गए हैं। तो जो सेक्शन 6 कहना चाहता है वो उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए, मतलब इसमें कहा गया है कि वो रेलिवेंट होगा और उन सारी चीज़ों को माना जाएगा। अब इसमें देखिए एक बहुत ही पॉइंट है, मेन पॉइंट जो आता है कि फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये क्या है कि मतलब कहना ये चाहता है कि एक ही समव्यवहार का निर्माण करने वाले फैक्ट्स। तो वो क्या हैं? देखिए, जो भी फैक्ट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे फैक्ट्स से वो रिलेटेड है ही, वो उसका पार्ट है। अब कोई ऐसा फैक्ट है ही नहीं जो दूसरे फैक्ट से रिलेटेड ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रीवियसली वर्क है और जो बाद में होने वाला है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कि आज हमने जो किया, कल हम क्या करने वाले हैं, वो हमारे इस आज से ही रिलेटेड होगा कि हमने आगे कल में ये करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैक्ट जो है ये आपस में रिलेट करते हैं और ये रिलेशन ही है जो फैक्ट्स का, तो वो ही सेक्शन 6 बताना चाहता है। अब इसमें ये जो सेक्शन 6, 7, 8 और 9 है ये बताता है, ये जो है डिफरेंट तरीके के मोड को बताता है कि जो फैक्ट्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं और कैसे वो एक मेन फैक्ट्स का जो है वो निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो आज का जो फैक्ट्स है, जो एक्ट है, वो क्या है कि कल जो नया फैक्ट्स निकलेगा तो ये आज का फैक्ट्स कल के फैक्ट्स का कहा जाएगा कि ये जो फैक्ट है ये इसके थ्रू ही निकला है, ये इस फैक्ट का जनक बन गया। फिर उसके थ्रू परसों कुछ और निकलेगा,
तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से फैक्ट जो है हमेशा हमारे लाइफ में डे टू डे जो भी चीज़ें हो रही हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं, फिर कल हम एग्ज़ाम देंगे, कल उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो ये आपस में तीनों क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टेड हैं। तो यही कहना ये चाहता है कि फैक्ट्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ऐसे फैक्ट्स जो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ गए हैं जिनको कि अलग करना ही पॉसिबल नहीं है, और वो उस जो मेन फैक्ट है, जो फैक्ट इन इशू बन चुका है अब, और उससे वो इस तरीके से जुड़ चुका है कि वो उसको लगता है कि वो इससे रिलेटेड, पहली बात तो रिलेटेड है और सेम ट्रांजैक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि वो सेक्शन 6 का पार्ट है और उसमें वो एडमिसिबल हो जाता है और उसका एविडेंस दिया जाएगा। अब सेक्शन 6 में ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये बताता है कि किस तरीके से जो है स्टेटमेंट जो है वो कैसे रेलिवेंट है, कि जो लोग खड़े हैं, जो स्टैंड बाई पर्सन है वहाँ पर, उन लोगों के स्टेटमेंट कैसे रेलिवेंट माने जाएंगे, किस तरीके से। तो ये भी यहाँ पर इसको ये है कि उस ट्रांजैक्शन का उसको पार्ट होना चाहिए, कि जैसे कोई फैक्ट इन इशू हुआ, कोई मामला होता है और उस मामले में वहाँ पर खड़े हैं कई सारे लोग और वो चीज़ को देखते हैं, फिर वो उस चीज़ की गवाही देते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ होते हुए देखा, तो उनके जो कथन हैं तो वो भी इसमें रेलिवेंट हो जाते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर जो सेम ट्रांजैक्शन है, तो इसको क्या है कि ये पहली बात तो एविडेंस में कहीं भी डिफ़ाइन है नहीं ये चीज़ है, ठीक है, कि हैज़ नॉट बिन डिफाइंड, ये कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन जो स्टीफन सर हैं ये क्या बोलते हैं इसके बारे में, A transaction is a group of facts connected together to be referred to by a single legal name, a crime, a contract, a wrong or any other subject of inquiry which may be in issue। कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो एक फैक्ट्स के ग्रुप हैं जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, चाहे वो सिंगल लीगल नेम के थ्रू, चाहे क्राइम से, कॉन्ट्रैक्ट से, किसी गलत चीज़ से, या किसी और सब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट से वो, ठीक है, जो इशू है उसके थ्रू वो उससे जुड़े हुए हैं। तो यही कहना है कि ये सेम ट्रांजैक्शन है, ये स्टीफन सर सेम ट्रांजैक्शन के डिफिनेशन में बताते हैं। अब हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे। दिस फ्रेज मीन्स सिंपली अ ट्रांजैक्शन थिंग्स डन द सब्जेक्ट मैटर। ये एक सिंपली ट्रांजैक्शन है, रेस जस्टे, दिस वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड इट मीन्स थिंग्स सेड एंड डन इन द कोर्स। जो रेस जस्टे एक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसका मतलब होता है कि जो काम किया गया है। अगर इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं कि मतलब क्या है, इन इंग्लिश इट वुड मीन स्टेटमेंट और एक्शन दैट हैव बीन डन विद अ ट्रांजैक्शन। मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट या एक्ट जो किसी ट्रांजैक्शन के साथ में हुए हैं, ठीक है? तो ये इंग्लिश में इसका मतलब है। अब रेस जेस्टे भी, इसमें भी कई सारे चीज़ें हैं, और पहली बात तो इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है रेस जेस्टे में कि ये काफ़ी टाइम ये क्रिटिसाइज़ ही होता रहा है बाय द मतलब जूरिस्ट के थ्रू या जो भी राइटर्स हैं उनके थ्रू। तो रेस जेस्टे कभी कभी ये कहीं कहीं जगह पर ऐसे एडमिसिबल हो सकता है, कहीं कहीं पे वो फैक्ट्स रेस जेस्टे में एडमिसिबल नहीं हो पाते, जबकि वो सेम ट्रांजैक्शंस के पार्ट होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि केसेस में किस तरीके से मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कैसे वो पार्ट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं हो पाए हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को रेस जस्टे में एडमिसिबल कर लिया जाता है। तो ये केसेस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि हर जो इंसिडेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्ट होते हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, और ऐसा हर एक्ट, ओमिशन, स्टेटमेंट जो होते हैं वो उस ट्रांजैक्शन के नेचर पर कुछ ना कुछ मतलब उसको बताना चाहता है, ठीक है, उसके सही कैरेक्टराइजेशन को वो दिखाता है। तो वो कहा जाता है कि वो जो है इस वजह से वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया और उसका जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है। अब इसमें ये भी जानना है कि किस तरीके से जो एक्ट और ओमिशन ये रजिस्ट्री का पार्ट है। तो जो
ट्रांजैक्शन का नेचर होता है ना, ट्रांजैक्शन का जो नेचर होता है ये ही बता देता है कि उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसी करता है। तो अब कॉन्स्पिरेसी वो उसको जब करनी है कि उसको कॉन्स्पिरेसी वो ये कर रहा है कि उसको कहीं पे कोई अब बंदूक चलानी है या कहीं गोले बम लगाने हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, पहले तो वो सामान को इकट्ठा करेगा। उसको इकट्ठा करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे लेगा। फिर उसको चलाने के तरीके क्या होंगे, तो उसकी वो ट्रेनिंग लेगा। तो ये चीज़ वो कई अलग अलग जगहों से कर रहा है कि पैसा वो कहीं से उठा रहा है, सामान वो कहीं से उठा रहा है, ट्रेनिंग वो कहीं से ले रहा है। लेकिन वो करना क्या चाहता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि उसका एक ये मोटिव है कि उसको ये चीज़ करनी है और वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये हो गई कि देखिए टाइम जो है अलग अलग है, प्लेसेस बहुत ही दूर दूर हैं कि किसी और स्टेट से किया, कहीं पैसे कहीं और से लिए, किसी और स्टेट से सामान किसी और स्टेट से लिया, ट्रेनिंग किसी और स्टेट में कर रहा है। सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन क्या है कि ये जो उसके एक्ट हैं, जो उसका ओमिशन है, ठीक है, ये क्या ये बताते हैं कि ये जो है ये सारे एक ही चीज़ की तरफ डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब कि उसकी कॉन्स्पिरेसी के डायरेक्शन में जा रहा है कि उसको ये कॉन्स्पिरेसी करनी है, तो वो डायरेक्शन उसी ओर लेके जा रहा है उसको। तो वो क्या कर रहा है कि उस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू वो एक्ट कर रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो ये एक्ट कर रहा है कि वो पैसे ले रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है, वो लेके आ रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी कैसे हो गई, ये ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गई। तो कहा ये जाना जा रहा है कि एक्ट ओमिशन भी इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये रस जस्टे के अंदर इसको एडमिसिबल बनाया गया है। अब यहाँ पर ये है कि स्टेटमेंट जो है वो रेस जस्टे का पार्ट कैसे है। तो मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जो फिज़िकल हैपनिंग्स हैं। कई कई बार किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में उस पर्सन को चोट लग गई, लेकिन चोट वो ऐसी लगी है कि वो हेल्प के लिए बुला सकता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से बुला रहा है, हेल्प के लिए बुला रहा है, या वो चाहता है कि लोग देखें उसे और उसकी हेल्प करें आके। या हो सकता है कि वो किसी एक पर्सन का नाम लेके, जो भी उस समय उसके दिमाग में किसी पर्सन का नाम आता है वो लेके चिल्ला रहा है। तो अब यहाँ पे, और वो एक्सीडेंट ऐसी जगह पे हो रहा है जैसे पब्लिक प्लेस है, लोग खड़े हैं आसपास। तो क्या है कि अब जो लोग खड़े हैं वो ये चीज़ का स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि हाँ, हमने देखा कि वो पर्सन दर्द से चिल्ला रहा था, वो हेल्प के लिए अपने बुला रहा था। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमने एक्सीडेंट होते हुए देखा। कई कई बार इन जनरल हम लोग खुद, अगर हम लोग रोड पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, और कई कई बार सामने से हमारे एक्सीडेंट हो जाता है और हम एक्सीडेंट को होते हुए भी देख रहे हैं, तो हम इस बात का स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, या हमने किसी को बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तो वो पर्सन ये चीज़ बोल सकता है जाकर कि हमको उसने बताया था कि आज उसने या उस दिन उसने एक एक्सीडेंट को होते हुए देखा था। तो ये कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट जो है उसे भी ऐसे एज रेस जस्टे यहाँ पर बनाया गया है एडमिसिबल, कि यहाँ पर उस चीज़ को बोला जा सकता है। लेकिन इसमें भी ये क्वेश्चन है कि ये किस लेवल तक लेकर जाएगा, कि कि ये ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं या नहीं है। तो ये भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि वो क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते। एक्चुअली ये होता है कि जब भी कोर्ट इस तरीके की चीज़ें करता है, तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि कोर्ट को बहुत ज़्यादा ही मतलब केयरफुल रहना पड़ता है कि कौन से स्टेटमेंट सही होंगे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को बदलने में, उसको तोड़ मरोड़ करने में ना बहुत टाइम नहीं लगता। तो जब स्टेटमेंट को एज अ रजिस्ट्रे वहाँ पे लेना होता है एविडेंस के थ्रू, तो कोर्ट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि जो ये बोल रहा है ये सच में ऐसा है या इसने अपनी कोई एक अलग स्टोरी बना रखी है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो स्टेटमेंट है वो घटना के पहले या बाद में इतना उससे क्लोजली हो कि किसी पर्सन को कोई कहानी बनाने का टाइम ही ना मिले कि वो कुछ झूठ बोल सके वहाँ पर। तो ऐसे ही पर्सन का जो है वो वहाँ पर स्टेटमेंट एडमिसिबल बनाया गया है कि कहीं से भी इसको झूठ बोलने की, कहीं से भी उसको कहीं से टाइम ही ना मिल पाए। और कोर्ट भी ये चाहता है कि जो भी मतलब इंसिडेंट हुआ है
और जो स्टेटमेंट हुआ है और वो समय है, जो भी टाइम है, प्लेसेस है और जो सर्कमस्टांसेस थे, वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाए ना कि वो एक दूसरे से उनको अलग ना किया जा सके, कि ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको उसमें कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं कर सकता, कि करने का उसको टाइम ही ना मिल पाए। कहने का मतलब ये है। अब हम यहाँ पर इसके लीडिंग केसेस देख लेते हैं कि लीडिंग केसेस में क्या क्या बोला गया था। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे रेटन वर्सेस क्वीन का। अब रेटन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ था, तो फैक्ट उसका ये था कि रेटन के मामले में ये था कि एक लेडी होती है, ठीक है, उसको गोली से उसकी मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि उसके हस्बैंड ने की होती है। लेकिन गोली लगने से पहले ही वो मतलब डरी हुई होती है और वो टेलीफोन मिलाती है। टेलीफोन मिलाकर ऑपरेटर लड़की जो होती है उससे वो ये बोलती है कि पुलिस को फ़ोन करो। जैसे ही ऑपरेटर अभी कुछ करती, उसके पहले ही लड़की जो होती है वो बहुत ही दर्द में होती है और घबराई हुई होती है। घबरा कर वो जो है अपना जो है एड्रेस घर का बता देती है। उसके बाद और कॉल कट जाती है। अब जो ऑपरेटर लड़की है वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाती है और उसको सारी चीज़ें बता देती है। अब वो 5 मिनट के अंदर पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। वहाँ पर देखती है कि जो लेडी थी उसकी डेथ हो चुकी है और फिर उसके हस्बैंड को वहाँ पर चार्ज किया जाता है उसके मर्डर के लिए। तो वो हस्बैंड उसका ये कहता है कि जो भी गन से जो भी बुलेट शॉट हुई थी वो एक्सीडेंटली हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नोटिस किया गया और ये कहा गया कि एक्सीडेंटली अगर जो बुलेट शॉट हुई थी, तो फिर लेडी को ये कैसे पता चला कि उसको पुलिस को फ़ोन करना है और उसे अपनी मतलब हेल्प लेनी है पुलिस से कि उसकी जान खतरे में है। और दूसरी चीज़ कि क्या उसके पास इतना टाइम था, क्योंकि किसी भी पर्सन को ये सपने में तो आएगा नहीं कि आज हम मरने वाले हैं या हमको कोई मारने वाला है या मेरे पे गोली चलेगी या मेरा हस्बैंड ही मुझे मार देगा। तो उसमें अब उसकी जो डरी हुई आवाज़ थी, तो ये सारी चीज़ें और उसका पुलिस को फ़ोन करना और अपने घर का एड्रेस बताना, फिर उसके बाद उसकी कॉल कट जाना, तो ये सारी चीज़ों को क्या हुआ कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया और वो सारी चीज़ों को एविडेंस एज एविडेंस जो है वहाँ पे रेलेवेंट हुआ और वो एडमिसिबल हो गया। तो कहा ये गया कि ये सब कुछ जो है वो रेस जस्टे का ही पार्ट है और इनके बीच में इतना क्लोजली कनेक्शन है कि इनको अलग ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ये है ना कि टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्यूरेंस मस्ट बी इन अ क्लोज रिलेशनशिप, मतलब इनका जो है एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। अब बेडिंगफील्ड का जो ये केस है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें जो डिसीज़न दिया गया था वो बहुत सारे जो भी ज्यूरिस्ट थे या राइटर थे उनको ये पसंद ही नहीं आया। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि डिबेट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एविडेंस का स्ट्रिक्ट रूल था उसको जो जस्टिस थे कॉकबर्न उन्होंने अप्लाई किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो बहुत ही उसको थोड़ा सा लिबरली वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि जस्टिस ही नहीं हो पाए। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि जो सेक्शन 6 था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया था, जिसकी वजह से आगे मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या हुआ था। इसमें एक्चुअली फैक्ट क्या था कि एक लेडी होती है, ठीक है, उसका जो है जो थ्रोट होता है उसको काट दिया जाता है। तो काटने वाले जो पर्सन होता है उसका नाम बेडिंग फील्ड होता है। तो बेडिंग फील्ड जब उसके गले को काटा तो अचानक उस कमरे से एक चीख निकलती है और उससे वो जो है बाहर निकल कर आती है अपने मरने से पहले। और वो सामने ही जैसे वो अपने कमरे से निकलती है, सामने उसकी चाची का कमरा पड़ता है और अपनी चाची से वो ये कहती है कि देखो मेरी चाची, वेडिंग फील्ड ने मेरा क्या हाल कर दिया। उसके यही स्टेटमेंट होते हैं और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो जस्टिस कॉकबर्न थे उन्होंने बताया कि ये जो टाइम था और जब उस समय ये काम हो रहा था, तो उसने जो उसका ये स्टेटमेंट था उसको उन्होंने रेस जस्टिस के अंडर उसको एडमिसिबल ही नहीं किया। कि उन्होंने ये बोला कि जिस टाइम उसको मतलब जख्मी किया जा रहा था, उसका गला काटा जा रहा था, ये काम हो रहा था, उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। जैसे कि अगर मान लीजिए वो ये कहती कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, या गला मत काटो मेरा, या जो भी है वो चीखती चिल्लाती, तो वहाँ पर उसका चीखना चिल्लाना या मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, ये चीज़ें
सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता और ये चीज़ एडमिसिबल होता अकॉर्डिंग टू जस्टिस कॉकबर्न। लेकिन उसके बाद वो थोड़ी देर में जैसे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो स्टेटमेंट होता है ना, वो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के अंडर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि उसको ये विश्वास नहीं था कि वो मर जाएगी। अब ये जो इसमें रीज़न उन्होंने बताए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। लगते क्या हैं क्योंकि अगर इसमें कई सारे क्वेश्चन अराइज भी होते हैं कि मान लीजिए कि क्या किसी पर्सन को ये उस टाइम पे जब उसका गला काटा गया तो क्या उसके पास इतना टाइम था कि वो झूठ बोल सके, कहानी बना सके वहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करता है। और जैसे ही उसको चोट लगती है वो कमरे से अपने भागती है और उसके बाद दूसरे कमरे में जाते ही उसको उसकी चाची मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इन सब चीज़ों को, जैसे मैंने बताया कि कॉकबर्न ने इसको एडमिसिबल नहीं किया। अब ये क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि जब उसका गला काट रहा था वो, तो उसने उसके मुंह को बंद कर रखा हो जिससे वो चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए, तो उस चक्कर में वो नहीं बोल पाई, नहीं चिल्ला पाई। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि वो पीछे से उसके गले को काटने के लिए गया हो, कि पीछे से उसने उसका पहले मुंह दबाया एंड देन उसने उसको चाकू लगाया उसके गले पर। तो इस वजह से भी वो उसको पता ही नहीं चल पाया कि वो उसको मारने के लिए आ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें कई सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे कहने के लिए। तो इसमें ये बोला कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और वर्ड्स accompanying physical acts are covered in same transaction। जैसे कि पहले मैंने बोला कि ऊपर जो कॉकबर्न थे उन्होंने यही कहा कि इस तरीके की चीज़ें जब वो भागती हुई जाती या बहुत ज़ोर से चिल्लाती, कुछ ऐसा फिजिकल करती या अपने बचाव में कुछ वो करती, जहाँ है ना कि फिजिकल एक्ट्स वो कुछ ऐसा करती, तो वो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो एडमिसिबल होता है। अदरवाइज़ जो उसने बोला कि मेरी चाची देखो इसने मेरा क्या हाल किया, उसका नाम लेकर उसने बोला, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे एडमिसिबल नहीं किया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे उसका जो ये था ना स्टेटमेंट, उसको एज अ रूल जो रेस जस्टे का था उसके अंडर उसको एडमिसिबल नहीं किया। फिर एक केस आता है हमारा सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर ये केस में था कि इसमें सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट वाला जो फैक्ट्स है इससे ही ये जुड़ा हुआ है कि इसमें ये बोला कि एक जो हस्बैंड था, ठीक है, और हस्बैंड के जो फादर थे और उसकी माँ, तो हस्बैंड की जो वाइफ थी उसको मारने के लिए वो लोग जो है प्रोसिक्यूट किए गए थे उसकी हत्या की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसका मर्डर किया था मिलकर इन 3 लोगों ने। तो उसको पहले कमरे में धक्का दिया गया और उसके बाद उसने जो है अपनी हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू किया। तो उसके जो बच्चे थे वो घर के आंगन में या बरामदे में शायद कहीं खेल रहे थे, और जो है जैसे ही उसने सुना उन लोग बच्चों ने कि मतलब मेरी मम्मी चिल्ला रही हैं, तो फिर वो उन बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया कि मेरी मम्मी को बचाओ, उनको मार दिया जा रहा है और लोग उनको मार रहे हैं, ये सब लोग मिलकर उनको मार रहे हैं। तो उसके पास जो अगल बगल के लोग थे उसकी वजह से वो लोग अंदर आए और ये चीज़ सुना कि हाँ उनको मारा जा रहा है। तो इस चीज़ का वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि बच्चों के जो ये रोने की आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़ थी, कि हाँ हम लोगों ने सुनी और बच्चे इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि मेरी मम्मी को बचा लो, उसको मारा जा रहा है। तो यहाँ पे इसको सेम ट्रांजैक्शन का जो है वो था कि पार्ट माना गया। और ये चीज़ बच्चों का जो साक्ष्य दिया गया, बच्चों के चिल्लाने का जो अगल बगल के लोग थे, पड़ोसी थे, उन लोगों ने जो ये एविडेंस दिया तो उसको यहाँ पे जो सुना वो चीज़ क्या हुआ, एडमिसिबल कर लिया गया सेम ट्रांजैक्शन में। द स्टेटमेंट शुड नॉट बी अ मेयर नरेटिव ऑफ पास्ट एक्यूरेंसी, इसमें ये था। नेक्स्ट है हमारा कि हियरसे एंड रेस जस्टे, कि क्या हियरसे एविडेंस जो होता है वो रेस जस्टे के अंडर उसको एडमिसिबल बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इसके पहले इसमें एक ये भी आता है कि एफआईआर जो है वो कब रेस जस्टे बन सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई विटनेस है और वो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे वो वहाँ पर वो प्रेजेंट है और उसने सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, और वो ये बताता है, मतलब चिल्लाता हो या बताता हो कि वो ये चीज़ होते हुए उसने देखा है और आसपास के लोगों को वो इकट्ठा करता है और जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ उसको वो बताता है, और देन उसके बाद वो थाने जाता है और वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज कराता है। तो ये कहा जाता है कि उसने जो चीज़ें देखी
फिर लोगों को बताई और वो वहाँ से फिर वो स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में उसने एफआईआर लिखवाया। एफआईआर लिखवाना जो है, ये सब चीज़ें क्या हुई, ये सेम ट्रांजैक्शन का वहाँ पे उसको पार्ट माना गया और ये कहा गया कि ये रजिस्ट्री के अंदर यहाँ पे ये इसको एडमिसिबल कर लिया जाएगा। Hearsay and res geste. Hearsay evidence means that the person has not seen the actual happening of incident, but he has heard it from others. कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन, ठीक है, उन पर्सन का स्टेटमेंट जो इंसिडेंट को होते तो नहीं देखे, बल्कि उसके बारे में उस पर्सन से सुनते हैं जिसने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है, उसने खुद कोई इंसिडेंट होते हुए देखा, अब वो स्वयं उस घटना का साक्ष्य दे सकता है, लेकिन उसकी पत्नी जिसको वो घर जाकर उस इंसिडेंट के बारे में बताता है, तो वो साक्ष्य नहीं दे सकती, ठीक, क्योंकि उसका जो नॉलेज था, जो भी उसने उसके बारे में सुना, वो क्या था, वो हेयरसे एविडेंस पे हो गया। तो वैसे तो यहाँ पर ये है कि आप अगर देखेंगे तो हेयरसे एविडेंस हमेशा एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन ये कब एडमिसिबल हो सकता है, जब वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो। यहाँ पर भी यही बताया है कि जो हेयरसे एविडेंस तब दिया जा सकता है जब वो उस इंसिडेंट का पार्ट हो, ठीक। अब इसमें एक ये भी है, केस है, आप इस केस के थ्रू समझिए। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पन्ना सत्यनारायण। तो इस केस में क्या होता है कि जो अभियुक्त होता है, एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, उसके चार्ज लगा होता है अपनी वाइफ और अपनी जो उसकी बेटी होती है, उसको उसके मर्डर का चार्ज उसके ऊपर होता है। तो जो एक्यूज्ड के फादर होते हैं, ठीक है, वो जो वाइफ और उसकी जो बेटी मर गई है, तो वाइफ के जो फादर हैं, उनके पास कॉल करके वो कहते हैं कि उनके बेटे ने, जो कि एक्यूज्ड है, उसकी हत्या कर दी है। अब ये चीज़ तो जो मृतक के पिता हैं, यानी कि जो उसकी वाइफ के फादर हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो एक्यूज्ड के फादर हैं, उन्होंने फ़ोन पर ये कहा था कि मेरे बेटे ने आप मतलब बेटी की हत्या कर दी है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो लैक ऑफ एविडेंस था, ठीक है, उस एविडेंस से ये प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जो उसके एक्यूज्ड के फादर ने ये बात कही है, वो कब कही है, कि उन्होंने पता नहीं तुरंत कहा या फिर कई दिनों बाद बताया कि किस टाइम पे कहा। कहने का मतलब ये है कि उनका ये जो स्टेटमेंट था, वो उस ट्रांजैक्शन से बहुत क्लोज नहीं था, कि जब उसने उसका मर्डर किया, कि उधर मर्डर हो गया और उनको ये पता चला कि मेरे बेटे ने उनकी बहू और नातिन की हत्या कर दी है, और उसी समय वो उसके फादर को कॉल करके बोले कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया आपकी बेटी के साथ। तो कहने का मतलब ये था कोर्ट का कि वो सेम ट्रांजैक्शन में नहीं बताया, और इस बात का सबूत नहीं था कि वो सेम ट्रांजैक्शन में कहा था या 2 दिन बाद बताया या कितने दिन बाद बताया। तो इस वजह से जो एक्यूज्ड के फादर थे, उनका ये स्टेटमेंट जो है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं लिया गया, और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट भी नहीं लिया गया। और क्योंकि ये एक हेयरसे एविडेंस था, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था, जो मृतक के पिता थे, जो लेडी की डेथ हुई उसके फादर थे, उन्होंने उसके एक्यूज्ड के फादर से सुना था। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ था कि वो हेयरसे एविडेंस था और वो सेम ट्रांजैक्शन में नहीं था, तो इस वजह से उन दोनों के ही स्टेटमेंट को उसमें एडमिसिबल नहीं किया गया। यहाँ पर ये है ना कि ऑल हेयरसे एविडेंस कैन नॉट बी काउंटेड अंडर रेस जस्टे, कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हेयरसे एविडेंस होता है, वो उसका एविडेंस नहीं एक्सेप्ट होता है, क्योंकि वो भाई खुद से देखा तो नहीं होता है, क्योंकि एविडेंस जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एज अ जनरल रूल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट होना चाहिए। और हियरसे एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, कोर्ट में हियरसे एविडेंस एडमिसिबल होता नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं रेस जस्टे में, और वो हेयर से एविडेंस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है, तो वहाँ पर उस हेयर से एविडेंस को एज अ एविडेंस वहाँ पे एडमिसिबल कर लिया जाता है। However, if such evidence forms the part of same transaction so as to qualify as res geste, then the evidence may be given। मतलब वो इस तरीके से उससे कनेक्ट है कि वो सेम ट्रांजैक्शन में उसने वो स्टेटमेंट दिया है या बोला है या कहा है या बताया है, तो वहाँ पर वो जो एविडेंस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हेयर से एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर सबसे मेन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे कॉन्स्टिट्यूट्स एज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हेयर से। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सेप्शंस बताता है, क्योंकि
जैसे कि ऊपर है कि ये हेयर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन वही सेम पार्ट की एविडेंस, हेयर से एविडेंस जब सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट में होगा तो वो वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उस केस में आपने समझा ही है। अब आर वर्सेस जो फोस्टर का केस था वो भी कुछ ऐसे था। इस केस में था कि जो विटनेस था उसने एक ट्रक देखा, लेकिन एक मतलब बहुत ज़ोर से भागता हुआ ट्रक देखा, लेकिन वो ट्रक आगे जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने वो ट्रक का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। लेकिन जब उसने उस ट्रक को भागते हुए बहुत ज़ोर से देखा तो फिर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वो उस पर्सन के पास गया, और उसके बाद उसने जो पर्सन रहता है वो उस पर्सन को बताता है कि क्या क्या हुआ। तो अब यहाँ पर यहाँ जो एविडेंस देने की उसको यहाँ पे परमिशन मिल जाती है कि जो विक्टिम पर्सन था उसने उसको क्या बताया उस समय, कि जो एविडेंस जो सॉरी एक्सीडेंट था ये कैसे हुआ। ठीक है, तो उसने ये बात केवल सुनी थी लेकिन देखी नहीं थी। लेकिन क्योंकि जो विक्टिम पर्सन था वो उसका बोलना जो है वो क्या था, वो उसी सेम एक्सीडेंट का पार्ट था। तो इस वजह से इस केस में जो उसके हेयर से एविडेंस थे उसको रेस जस्टे के उसमें उसको मान लिया गया, और एक तरीके से यहाँ पर ये इसका एक एक्सेप्शन दिया गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल इंसिडेंट ऑफ इंजर्ड पर्सन और विक्टिम कैन फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। वही है कि जो विक्टिम ने इंसिडेंट का जो उसने एक्सप्लेनेशन किया और उस पर्सन ने सुना, तो उसमें क्या हुआ कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए। द विटनेस वॉज अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ वॉट द डिसीज सेड बिकॉज इट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब इसमें लास्ट केस है सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी फॉर स्टैब्लिशिंग एनी हियरसे फैक्ट अंडर सेम ट्रांजैक्शन। इसके लिए सेम ट्रांजैक्शन के लिए जो हियरसे एविडेंस के अंदर जो सेम ट्रांजैक्शन अगर बनना है तो उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी ऑलमोस्ट कंटेम्पोरानियस विद द एक्ट्स, कि ये कंटेम्पोरानियंस का मतलब होता है सेम टाइम पर, ठीक है, उसी समय, हम कहते हैं ना कि उसी क्षण पे उसी समय पे। तो ये चीज़ होना चाहिए कि वो सेम उसी टाइम पर होना चाहिए जो एक्ट है। देयर शुड नॉट बी एन इंटरवल विच विल अलाउ फैब्रिकेशन, की मतलब इतना गैप नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके के फैब्रिकेशन का टाइम मिल सके। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि जो स्टेटमेंट है उसके बीच में मतलब इतनी गैपिंग नहीं होनी चाहिए कि पर्सन जो है, क्योंकि स्टेटमेंट को जो है बहुत जल्दी आप फैब्रिकेट कर सकते हो, आप उसके लिए बहुत झूठी कहानियाँ बना सकते हो। तो वो बहुत तेज़ी से बदल सकता है कि हमने कुछ कहा, किसी और ने उसको जाकर कुछ और बताया, तो उसमें चेंजेस बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में इतनी गैप नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर किसी भी तरीके की झूठी स्टोरी बनाने के लिए उसको टाइम मिल सके, कोई इंटरवल मिल सके जिससे कि वो कोई फैब्रिकेट क्रिएट कर सके। इसमें लास्ट में एक केस है, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस का कुछ मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे बहुत फैक्ट नहीं मिला, क्योंकि हर जगह इसका बस डिसीजन ही था। इसमें बस ये कहा गया था, क्योंकि ये जो है रिकॉर्डेड टेप के ऊपर था, टेप रिकॉर्डिंग पे ये था कि कोई ऐसा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, और उसी कॉन्वर्सेशन चलने के टाइम पर ही अगर उस बात को उसी समय तुरंत टेप रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो ये माना जाता है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, और ऐसी जो रिकॉर्डिंग है वो रेलिवेंट होगी और रजिस्टर होगी और उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। तो इस केस का बस इतना ही था। तो सेक्शन 6 में इतना ही था। नेक्स्ट हम 7 8 पढ़ेंगे, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगी कि जो आपके ओकेज़न कॉज और इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।